हेलो एवरीवन, नमस्कार। लोधाई क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हिंदी साहित्य वाली सीरीज में अनुवाद एवं अनुवाद विज्ञान वाली सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो दोस्तों, अनुवाद विज्ञान वाले इस पार्ट के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है उसमें हम बात करेंगे अनुवाद की आवश्यकता एवं क्षेत्र पर। ठीक है ना। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 4 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, एक्चुअल में वो 4 नहीं बल्कि 6 कंटेंट वहां पर और बचे हुए हैं, जो कि थोड़ा सा सिलेबस से हाइट था, सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा सिलेबस से एक्स्ट्रा था, जो आपको समझना आवश्यक है। और मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देखे तो उसमें मैंने उस कंटेंट से संबंधित कुछ प्रश्न पाए हैं। इस कारण से मेरे अनुसार मुझे लगा कि वो टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि एग्जाम का कोई कंटेंट आपसे छूटे नहीं, है ना। जो आपके सिलेबस से बाहर का है, थोड़ा सा है, एक्चुअल में ज्यादा नहीं था। इसी कारण से मैं इसकी 2 सीरीज बना करके लेके आया हूं दोस्तों। 2 पार्ट में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे अनुवाद की आवश्यकता और क्षेत्र पर। क्लियर है ना। चलिए, बाकी तो मैं आपको सिलेबस में समझा दूंगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीए के ऑलमोस्ट सभी सेशनों को हमारे द्वारा यहां पर पूरे विस्तार पूर्वक आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है विद नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कीजिए। और इसके अलावा किस प्रकार से आप हमारे साथ में फर्स्ट ईयर से लेकर के 3rd ईयर तक की पूरी यात्रा आप हमारे साथ कर सकते हैं हमारे फ्री लेक्चर और फ्री नोट्स के साथ में। वो कैसे, तो वो लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। चलिए, तो दोस्तों, ये आपने देखा था यहां पर कि हमने एक सेशन के माध्यम से अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और महत्व को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने इसके प्रकारों पर फोकस किया था, जिसमें लगभग 10 या 11 प्रकार हमने देखे थे अनुवाद के, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों जो सेशन आपको होने जा रहा है, इसमें आज के सेशन में हम अनुवाद के क्षेत्र और अनुवाद की आवश्यकता पर विशेष रूप से बात करेंगे। इसके बाद जो सेशन होगा दोस्तों, उसमें हम इन 3 कंटेंटों को कवर करेंगे। साथ में एक कंटेंट और आता है कार्य वाला, ठीक है ना। कार्य वाला, अनुवाद के कार्य वाला छोटा सा कंटेंट है, तो उसको भी शामिल करेंगे। अर्थात कि इससे अगला जो सेशन होगा उसमें हम जो बाकी के जो 4 बचे हुए हैं, जैसे अनुवाद के गुण, अनुवाद के अंतर्गत जो है रोजगार की संभावनाएं या इसकी विशेषताएं, कार्य, तो इस सब पर भी हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं, डायरेक्टली अपने सेशन पर ही मूव करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य की लैंग्वेज को हिंदी की लैंग्वेज के अंतर्गत ही हमें पढ़ना होता है ना। इजी करने का मैंने प्रयास किया है, संभवतः जितना हो सकता था, जितना पॉसिबल था इसको इजी करना, उतना मैंने इजी करने का इसमें प्रयास किया है। लेकिन जरूरत से ज्यादा इजी करना, आसान कर देने से क्या होता है कि वो अपनी भाषा जो होती है ना, हिंदी की भाषा, वो अपना महत्व खो देती है। इस कारण से थोड़ा सा इसको बार बार रीड करना चालू करेंगे ना, तो सारी भाषाएं आपको ना इजी लगने लगेगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज के सेशन में विशेष रूप से हम 3 बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे अनुवाद की आवश्यकता के अंतर्गत इसकी व्याख्या में हमें किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुवाद की आवश्यकता की, और तीसरे रूप में बात करेंगे अनुवाद के क्षेत्रों की। क्लियर है। तो इन 3 कंटेंट के माध्यम से, या कहें कि इन 3 बिंदुओं के माध्यम से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होगा। आइए इन तीनों पर ही हम पूरे विस्तार से 1 बाय 1 करके इनको कवर करने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, तो मैं विशेष रूप से स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोल दूं, जो भी नए स्टूडेंट हैं या जो कंटिन्यू फॉलो भी कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंटों की थोड़ी सी हैबिट ऐसी होती है कि वो जल्दी छोड़कर चले जाते हैं सेशन को, है ना। हो सकता है कि किसी का सेशन ये वाला हिंदी साहित्य का वाला पार्ट ना हो, गलती से आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर देखिए, पहले मैं आपको लिंक जो प्रोवाइड करता हूं ना व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहां पर आप एक बार देखिए कि आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर है तो ही आइए, नहीं है तो कृपया करके ना। और अगर आ जाते हैं ना, तो कम से कम 10 से 15 मिनट सेशन में रुक के उसके बाद जाइएगा। इससे क्या होता है ना कि यूट्यूब को हमारे सेशनों का गलत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो क्या आप चाहेंगे कि यार हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्या इतनी मेहनत का नेगेटिव इंप्रेशन पड़े, है ना। बाकी आप समझदार है, सिर्फ 10-15 मिनट की बात होती है। 10-15 मिनट सेशन में रुक जाइए, उसके बाद चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुरंत आकर के तुरंत ना जाए। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्याख्या की। व्याख्या के अंतर्गत आवश्यकता, जिस अनुवाद की आवश्यकता की हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता से संबंधित जो उसके एक मोटी मोटी जो जानकारी होती है ना, उसके इर्द गिर्द वाली जो जानकारी होती है पूरे टॉपिक की, उसको हमें इस अनुवाद की व्याख्या के अंतर्गत देनी होती है।
अभी तक के पूरे सेशनों के माध्यम से आप अनुवाद का अर्थ बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। मैंने अभी तक आपको अनुवाद का शाब्दिक अर्थ भी समझाया है और व्यवहारिक अर्थ भी समझा चुका हूं। इसके अलावा अनुवाद के विभिन्न प्रकारों पर भी हम बहुत बेहतर तरीके से चर्चा कर चुके हैं, इसके महत्व पर चर्चा कर चुके। लगभग इतनी चर्चा अनुवाद पर हो चुकी है कि अब इसका कोई भी पहलू आपसे अनजान नहीं है। इसलिए अब मैं ये मानकर चलूंगा दोस्तों, देखिए स्लाइड तो बहुत लंबी है, जो पूरा पीपीटी है ना बहुत लंबी है, लगभग 20-25 पेज की पीपीटी होगी, लेकिन अब इतना समय नहीं लगेगा जितना कि हमें इससे पहले वाले सेशन में लगा हुआ था, क्योंकि अब आप लोगों के लिए भी ना ये अनुवाद जो अनुवाद विज्ञान की जो अवधारणा है ये अब जानी पहचानी परिभाषा बन चुकी है आप लोगों के लिए। आइए, इसलिए अब ये सब कुछ आपके लिए इजी होने वाला है। 20वीं शताब्दी में क्या कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी के बाद में, हालांकि 20वीं शताब्दी से पहले की जो हमारी समाज थी, सिर्फ भारतीय समाज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व समाज की जो चर्चा अगर हम करें तो 20वीं शताब्दी से पहले का दृष्टिकोण कुछ अलग था, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद का जो समय है उसे हम अपनी आधुनिक समाज को की धारणा को लेकर चलते हैं उससे, या ऐसा कहें कि 20वीं शताब्दी के बाद का जो समय है उसे हम वर्तमान समय मान के चलते हैं, है ना। वर्तमान मानते हैं मतलब आज का समय मानते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के बाद में, या कहें कि 20वीं शताब्दी से पहले का जो समय था उस समय में विभिन्न देशों के बीच में आपस में बहुत दूरियां थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद का जो समय आया और उस समय ने विभिन्न देशों, जो अलग अलग देश थे, उनके बीच की उन दूरियों को खत्म करने का जो किसी ने कार्य किया है ना, तो वो अनुवाद ही है। क्या है? अनुवाद। अनुवाद के द्वारा ही अलग अलग देशों के बीच में जो दूरियां थी वो दूरियां समाप्त हो पाई है। अनुवाद के, या कहें कि दूरियों को कम होने के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में क्या हुआ कि जैसे इनकी दूरियां कम होने लगी देशों की, वैसे ही इनके बीच में वैचारिक, आर्थिक और कहें कि औद्योगिक या भाषिक विनिमय, है ना, ये सब बढ़ने लगा। मतलब क्या हुआ इसका, सिंपल शब्दों में समझिए इसको, कि 20वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे दो देश एक दूसरे के पास में आने लगे तो उनको आवश्यकता महसूस होने लगी अनुवाद की। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश की भाषा अलग होती है। अगर हम किसी देश की भाषा को, या हम किसी देश की संस्कृति या उसकी सभ्यता को या उनके साहित्य को समझना चाहते हैं तो आवश्यकता होगी कि उनकी भाषा का ट्रांसलेशन अर्थात कि अनुवाद हमारी भाषा में हो जाए, है ना। तो इन देशों की कमियां, जो दूरियां जो थी, वो कम होने का जो परिणाम था ना, वो अनुवाद ही था। और इसी अनुवाद के कारण ही विभिन्न देशों के मध्य जो वैचारिक संबंध थे, या जो आर्थिक संबंध थे, या औद्योगिक संबंध थे, वो मजबूत होने लगे, वो मजबूत होने लगे। और विभिन्न देशों में कौन सा विनिमय स्टार्ट हो गया दोस्तों? भाषिक विनिमय स्टार्ट होने लगा। भाषिक विनिमय, भाषिक विनिमय का मतलब क्या हुआ? एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद, या कहें कि भाषाओं का लेन देन, ठीक है ना, लेन देन, भाषाओं का लेन देन। भाषाओं को एक मतलब कि अगर हम किसी देश की भाषा को एडॉप्ट करना चाहेंगे तो उसी रूप में नहीं कर सकते, बल्कि उसका अनुवाद करना पड़ेगा। जिस भाषा में हम उसको समझ सकते हैं, उन विचारों को समझ सकते हैं, उस भाषा में हमें उनका जो है अनुवाद करना ही होगा। इसी कारण से कहा गया कि यहाँ भाषिक विनिमय बढ़ने लगा, और इस भाषिक विनिमय के साथ साथ अनुवाद का प्रयोग और ज्यादा होने लग गया, और ज्यादा होने लगा। आप अगर व्यवहारिक रूप से भी समझेंगे तो जिस अनुवाद की आवश्यकता की हम यहाँ पर व्याख्या के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं ना, इस अनुवाद के अभाव में या अनुवाद के बिना एक भी कदम आगे बढ़ाना संभव नहीं होता, क्योंकि 20वीं शताब्दी से पहले इस प्रकार के अनुवाद वाली धारणा कुछ किसी के मस्तिष्क में नहीं थी। 20वीं शताब्दी के बाद जब ये धारणा पनपने लगी या विकसित होने लगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो ये जो दूरियां बनी हुई थी अलग अलग देशों की, वो दूरियां अपने आप सिमटने लगी, और उस दूरियां सिमटने का परिणाम क्या था? अनुवाद ही था मात्र। क्लियर है? तो आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यदि हमें दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना है, यदि हमें दूसरे देशों के साथ, या कहें कि विश्व के साथ अगर हमें कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलना है, तो हमें उस विश्व के विज्ञान की, विश्व के समाज की, विश्व की संस्कृति की समझ या जानकारी का होना परम आवश्यक है।
बिना हम विश्व की संस्कृति, विज्ञान या समाज की जानकारी के हम विश्व के साथ साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और विश्व की उस जानकारी को हमें कौन देगा? किस तरह से हम विश्व की विज्ञान, समाज या संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? किसके माध्यम से? तो वो है मात्र और मात्र अनुवाद के द्वारा। अनुवाद की सहायता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए व्याख्या के अंतर्गत आपको यही 4-5 टर्मों का इस्तेमाल करते हुए उससे इस पूरी आवश्यकता से संबंधित टॉपिक को लेकर के मोटी मोटी जो बातें होती, जो सामान्य सी जानकारी होती, वो आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। क्लियर? अब देखिए, व्यवहारिक रूप से अगर मैं इसका पूरा उल्लेख करूं तो सिंपल शब्दों में कि 20वीं शताब्दी के बाद में विभिन्न देशों को नजदीक लाने के लिए अनुवाद ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि अनुवाद के द्वारा ही एक देश विश्व के अन्य देशों की संस्कृति को या उनकी सभ्यता को समझने में सक्षम हो पाया है। बिना अनुवाद के या अनुवाद के अभाव में कोई भी देश विश्व के अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ सकता। अतः अंतिम रूप से यह कहा जा सकता है कि अनुवाद की उपलब्धता से ही विश्व के विभिन्न देशों को एक मत करना या एक साथ लेकर आना परम आवश्यक है, या विश्व पटल पर एक साथ लेकर आना आवश्यक है। जैसे अगर हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात करें दोस्तों, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन में सबसे बड़ा संगठन जैसे आज यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस है ना, यूएनओ है। तो यूएनओ की धारणा कैसे संभव हो पाई? क्योंकि यूएनओ में विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आकर बैठते हैं, है ना, सभी राष्ट्रों की अध्यक्षता है, तो वह सभी राष्ट्रों की एक साथ मीटिंग होती है। कैसे संभव हो पाती है? अनुवाद के द्वारा, अन्यथा एक दूसरे के विचारों से वो अवगत ही नहीं हो पाएंगे। ये आपकी व्याख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक में प्रवेश करने वाले हैं। अनुवाद की आवश्यकता को लेकर के कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस किस प्रकार से अनुवाद की आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। कितने बिंदु में इसके लिए लेकर, बिंदु तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम विशेष रूप से 4 बिंदुओं पर यहां बात करेंगे। राष्ट्रीय एकता की भूमिका में, या कहें कि राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद की क्या आवश्यकता है, या कहें कि संस्कृति के विकास के लिए अनुवाद की क्या आवश्यकता है, या साहित्य के अध्ययन के लिए। साहित्य का अध्ययन मतलब समझ रहे ना, कि अगर हमें यूरोपीय साहित्य का अध्ययन करना है कि किस प्रकार का साहित्य है उनका, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? अनुवाद की आवश्यकता होगी। और अंतिम हम बात करेंगे व्यवसाय के रूप में, व्यवसाय के लिए। तो ये 4 बिंदु ऐसे बिंदु है जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिनमें अनुवाद की आवश्यकता अपने आप परिलक्षित हो जाती है, अब स्वतः ही परिलक्षित हो जाती है, स्वतः ही दिखती है, ठीक है ना। इसलिए इन 4 बिंदुओं की सहायता से हम इसकी आवश्यकता को समझने वाले हैं। आइए एक एक करके इन चारों बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं, उसके बाद हम अनुवाद के क्षेत्र पर मूव करेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए, पहला है राष्ट्रीय एकता में अनुवाद की आवश्यकता। राष्ट्रीय एकता में अनुवाद की आवश्यकता। अब आप खुद अनुमान लगा करके सोचिए, राष्ट्रीय एकता में अनुवाद की क्या आवश्यकता महसूस हो सकती है, क्या आवश्यकता हो सकती है। तो आप स्पष्ट शब्दों में आसानी से, बहुत आराम से ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक देश की बात कर रहे हैं, तो एक देश में सबसे प्यारा एग्जाम्पल भारत से ज्यादा इस दुनिया में और कौन सा हो सकता, बताइए। एक ऐसा देश जिसमें कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, कई भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं, कई प्रकार की संस्कृति को अपनाने वाले लोग निवास करते हैं। इसीलिए भारत को बहुभाषी या बहुभाषा देश राष्ट्र कहा जाता है। तो जिस देश में इस प्रकार के अलग अलग मतों को मानने वाले लोग हो, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हो, ऐसे देश में अगर राष्ट्रीय एकता बना करके रखनी है तो वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो पाएगा जब उत्तर के लोग दक्षिण के लोगों को समझे, पूर्व के लोग पश्चिम के लोगों को समझे, आपस में एक दूसरे लोगों के साहित्य को, एक दूसरे लोगों की संस्कृति को, उनकी सभ्यता को हम आसानी से समझ पाए। और ये समझ तभी संभव हो सकती है जब उनकी भाषा का हमारी भाषा में अनुवाद संभव हो सके। अन्यथा क्या आप बताइए कि अगर आपके घर पर न्यूज़पेपर, जैसे आपके घर पर जो न्यूज़पेपर आता है उसमें
उत्तर भारत की सभी जो जानकारियां हैं वो हिंदी में आए, लेकिन कोई तमिलनाडु की या केरल की कोई न्यूज आती है, आपके पेपर में आ रही है और वो तमिल में या तेलुगु भाषा में आए, तो क्या आप पढ़ पाएंगे उसको? तो आप बोलेंगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब उसको नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको संभवतः वो पाठ छोड़ना पड़ेगा, है ना। इस कारण से क्या होगा कि आप दक्षिण भारत से अवगत नहीं है, आप उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन अगर उस रिपोर्टर में, न्यूज रिपोर्टर को में अगर ये योग्यता होगी कि वो उसका ट्रांसलेशन कर पाए, अनुवाद कर पाए हिंदी में, तो आप आसानी से उस खबर को पढ़ ले जाएंगे, है ना। इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए अनुवाद परम आवश्यक है। समझ पाए ना। अब देखिए, जो मैंने समझाया वही यहां पर लिखा हुआ है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र की एकता के लिए अनुवाद की अत्यधिक आवश्यकता आज महसूस की जा रही है। भारत में विभिन्न विश्वास एवं संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा या बोलियां एक दूसरे से अलग है। भारत की अनेकता में एकता इन्हीं अर्थों में परिलक्षित होती है कि भाषाओं, जातियों और संप्रदायों के होते हुए भी, है ना, अलग अलग भाषाओं के होते हुए, अलग अलग जातियों के होते हुए, अलग अलग संप्रदाय के होते हुए भी भारत में राष्ट्रीय एकता आज भी जस की तस बनी हुई ही है ना। ये किससे संभव हो पाया है? अनुवाद से संभव हो पाया है। ये बात अनुवाद के द्वारा ही संभव हो सकी है। जिस समय, ध्यान दीजिएगा, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास राम के चरित्र पर महाकाव्य लिख रहे थे, उसी समय या कहेंगे उनके समानांतर ही उड़ीसा में बलराम, बांग्ला में कृत्तिवास, तेलुगु में पोतना, तमिल में कंबन और हरियाणवी में अहमद बख्श अपने अपने अनुसार या अपने अपने साहित्य में राम के चरित्र को नया रूप दे रहे थे, अपने अर्थात कि राम के चरित्र को लेकर के अपने अपने अनुसार साहित्य लिख रहे थे। तो अब अगर हम देखिए, हम तुलसीदास के रामचरितमानस को तो आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें तमिल के कंबन साहब के द्वारा लिखी हुई राम के चरित्र को पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका अनुवाद की कॉपी मंगवानी पड़ेगी, ना कि तमिल भाषा की रामचरित्र को, है ना, उसको तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए एक ही राष्ट्र के अंदर उसी राष्ट्र की संस्कृति को समझने के लिए हमें अनुवाद की परम आवश्यकता है। अगला बिंदु है संस्कृति के विकास में अनुवाद की आवश्यकता। दोस्तों कमेंट करके बताते भी चलिए, अगर कोई डाउट रहता हो, समझ नहीं आता हो, तो आप निसंकोच होकर के मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। बेसिकली मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूं वो आसान से आसान बना करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि कहीं पर कोई डाउट ना जाए, है ना। सब कुछ जो सब होता है ना, बनावटी भाषा या बनावटी एक्सप्रेशन जो कैमरे के सामने आकर के बस हा हू करके निकल लिए, तो वो सब मैं नहीं करता, या नहीं आता ही नहीं एक्चुअल में करना। जैसे मैं व्यवहारिक रूप से ऑफलाइन पढ़ाता हूं, उसी प्रकार से व्यवहारिक रूप से मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं, ताकि आप आसान से आसान भाषा में उसको समझ ले, क्योंकि कंटेंट तो आपको पुस्तकें भी देती है। अगर पढ़ करके समझने की क्षमता अगर प्रत्येक स्टूडेंट में होती तो आज संभवतः किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती किसी स्टूडेंट को, है ना। तो एक बार अगर आप लेक्चर देख लेंगे तो लेक्चर देखने के बाद में पुस्तक से उस टॉपिक को समझना आप लोगों के लिए बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए जितना संभव हो सकता है मुझसे उतना संभव उसको आसान से आसान तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं और कर रहा हूं। निरंतर आप लोगों का प्यार इसी प्रकार बना रहेगा तो मैं निरंतर रूप से करता भी रहूंगा। आइए अगला देखते हैं, संस्कृति के विकास में अनुवाद की क्या आवश्यकता है। संस्कृति के विकास में अब अगर आप देखिए कंटिन्यू टॉपिक ले रहे हैं ना, कंटिन्यू लेक्चर अगर ले रहे हैं ना, तो संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सब जो है ना, ये आप लोगों को एकदम बच्चों वाली स्टडी लग रही होगी, बिल्कुल बच्चों वाली। अनुवाद की आवश्यकता, अब ये आवश्यकता ही तो आपकी विशेषता है, आवश्यकता ही आपके महत्व भी बन जाएंगे, है ना। तो संस्कृति के विकास में इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, दुनिया के जिन देशों में अलग अलग जातियों संस्कृतियों का मिलन हुआ है, वहां सामाजिक संस्कृति के निर्माण में अनुवाद की सबसे ज्यादा भूमिका रही है। किसकी? सामाजिक संस्कृति के निर्माण में। किसमें? सामाजिक संस्कृति के निर्माण में। अलग अलग जाति, जैसे भारत को ही ले लीजिए, भारत में कई प्रकार की जातियां निवास करती हैं, कई संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, लेकिन फिर भी आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, वो सामाजिक संस्कृति कैसे एकजुट होती है दोस्तों? अनुवाद की भूमिका के द्वारा, अनुवाद के माध्यम से, है ना। तो अनुवाद से पता चलता है, अनुवाद के इस व्यवहार से, इस कार्य से, अनुवाद के अध्ययन से पता चलता है कि देखिए,
अगर अनुवाद नहीं होता तो ईसा के 300 वर्ष पूर्व रोमन लोगों का ग्रीक के लोगों से संपर्क हुआ। क्या ये पॉइंट हम यहां पर लिख पाते? क्योंकि जब हमें पता ही नहीं चल पाता है ना, रोमन के लोग कभी ग्रीक के लोगों से मिले थे, क्या ये हिंदी में लिखा गया था? नहीं, तत्कालीन समय में जो भाषा थी उस भाषा में, स्थानीय भाषा में लिखा गया। ठीक है ना। कब की बात है ये? ईसा के जन्म से भी 300 साल पहले की बात है ये। कैसे पता चल पाया? अनुवाद के कारण, अनुवाद के कारण। इसी तरह से देखिए, और इसी कारण से ग्रीक से लैटिन में अनुवाद हुआ। ग्रीक से लैटिन में क्यों? क्योंकि रोमन लोगों का ग्रीक लोगों से जब संपर्क हुआ तो ग्रीक लोगों से संपर्क होने से ही अब ये ग्रीक जो भाषा थी उस ग्रीक का अब लैटिन भाषा में अनुवाद होना प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से 11वीं और 12वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 11वीं 12वीं शताब्दी की, जब भारत में मध्यकाल चल रहा था, उस समय में स्पेन के लोग इस्लाम से संपर्क में आए। स्पेन के जो लोग थे वो इस्लाम से संपर्क में आए, इस्लाम धर्म से संपर्क में आए, और बड़े पैमाने पर यूरोपीय भाषाओं में अरबी का अनुवाद होने लगा, है ना। यूरोपीय भाषाओं का अरबी में अनुवाद होने लगा, क्योंकि अब अरबी लोग भी, मतलब कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग थे, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, ये भी चाहते थे कि यूरोपीय साहित्य को हम समझे, पढ़े। और जब उनको आवश्यकता महसूस हुई कि यूरोपीय साहित्य को पढ़ें, तो उसके लिए उन्होंने अरबी में ट्रांसलेशन करवाया, अनुवाद करवाया। तो अनुवाद का ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जिसमें अनुवाद की भूमिका नहीं रही हो। मतलब विश्व के आज प्रत्येक क्षेत्र में आप अनुवाद का स्थान देख सकते हैं। इन सभी मतों एवं विश्वासों को आत्मसात करके जिस भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है, उसके पीछे अनुवाद की ही भूमिका रही है ना। तो ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिसकी संस्कृति बिना अनुवाद के पनप चुकी हो या उसकी विकसित हो हुई। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति के विकास में, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति की उन्नति में अनुवाद की अहम भूमिका रही। इसी आधार पर हम पता कर सकते हैं कि अनुवाद मध्यकाल के लिए भी और वर्तमान के लिए भी कितना आवश्यक है। क्लियर है यहां तक का? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो थर्ड पॉइंट है साहित्य के अध्ययन में। साहित्य के अध्ययन, तो पिछले 2 पॉइंट जो हमने पढ़े हैं दोस्तों, उन 2 पॉइंटों के माध्यम से भी आप ये अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सभ्यता और संस्कृति की चर्चा की है। सभ्यता और संस्कृति कैसे सीख पाते हैं हम लोग? जब जैसे अगर हमें यूरोप की सभ्यता और संस्कृति का पता करना है, कैसे सीखेंगे? उनकी सभ्यता संस्कृति कहां मिलेगी? उनके साहित्य में मिलेगी। तो साहित्य का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, और जब साहित्य का अध्ययन करने जाएंगे तो उस साहित्य का अनुवाद तो आवश्यक हो जाएगा। ठीक है ना। तो साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का महत्व आज कोई नहीं नकार सकता। विभिन्न भाषाओं के साहित्य, अब जब हम विश्व के साहित्यों की बात कर रहे हैं, विश्व के अलग अलग देशों के साहित्य की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए होंगे वो साहित्य, है ना। लेकिन अगर हम उन सभी विश्व के लगभग जो खास देश हैं, जो मेन देश है, मेन राष्ट्र है, उनके साहित्यों का अगर हम सामूहिक अध्ययन करना चाहें, सामूहिक रूप से अगर हम उनकी समाज के बारे में, उनके उस देश के बारे में, या विश्व चिंतन के बारे में, उनकी संपूर्ण की संस्कृति के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अनुवाद के माध्यम से ही हम उनकी संस्कृति को, उस देश को, उस समाज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बिना अनुवाद के साहित्य का अध्ययन संभव नहीं हो सकता। यहां पर आप लोगों को एडिशनली बताया गया है कि साहित्य का अध्ययन, साहित्य में अनुवाद का जो आवश्यकता है ना, कितने कितने प्रकार के साहित्य में अनुवाद की आवश्यकता महसूस होती है। तो भारतीय साहित्य में, है ना, भारतीय साहित्य को आप राष्ट्रीय साहित्य भी लिख सकते हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं आप, तो आप इसको राष्ट्रीय साहित्य भी लिख सकते हैं। चूंकि हम भारतीय साहित्य की चर्चा कर रहे हैं, तो भारतीय साहित्य का अध्ययन, भारतीय साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की आवश्यकता होगी। अंतरराष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन करना होगा तो भी हमें अनुवाद की आवश्यकता महसूस होगी। और वहीं अगर हमें अलग अलग साहित्यों का क्या करना है, हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, तुलनात्मक कंपैरिजन करना है, तो भी हमें अनुवाद की आवश्यकता ही होगी।
क्योंकि एक साहित्य है जो अलग भाषा में है और एक साहित्य है जो दूसरा साहित्य है वो अलग भाषा में है। दोनों साहित्यों को समझने के लिए उनको एक विशेष भाषा जिसमें अनुवादक जिसमें सक्षम हो बात समझने में, उसमें अनुवाद करना पड़ेगा पहले उसका। जब अनुवाद दोनों एक ही भाषा में आ जाएंगे, उनको दोनों को समझ करके ही उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं। क्लियर है? इसका नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय के रूप में। आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो व्यवसाय जगत, उद्योग जगत कैसे चल रहा है? क्या उद्योग जगत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए ना, उत्तर भारत के लोग अगर दक्षिण भारत में व्यवसाय करने जा रहे हैं और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन की आपको अनुवाद की कॉपी नहीं मिलती है, तो क्या आप उनके अनुवाद को समझ सकते हैं? बिना अनुवाद के उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो सामान्य नियम होते हैं, उनको समझ पाएंगे? संभवतः नहीं समझ पाएंगे। तो वर्तमान युग में अनुवाद ज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में विकसित हुआ है जहां इज्जत, शोहरत, पैसा, तीनों ही चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। आज अनुवादक उसकी अपनी मौलिक पहचान बना चुका है व्यवसाय के रूप में। अगर आप देखें तो एक अनुवादक एक ऐसा पद बन चुका है जो अपने आप में एक व्यवसाय बन चुका है। जैसे एक पद वकील का होता है, जैसे एक पद डॉक्टर का होता है, जैसे एक पद टीचर का होता है, उसी प्रकार से एक पद अब अनुवादक का भी हो चुका है, ट्रांसलेटर का भी हो चुका है ना। तो आज अनुवाद करना सिर्फ कोई एक शौक व शौकीन के तौर पर काम नहीं रह चुका है, बल्कि अब ये इज्जत, शोहरत और पेशा तीनों ही चीज इस पद में आ चुकी है। मतलब अनुवाद अब एक पेशे वाला पद बन चुका है। अनुवाद एक पेशे वाला पद बन चुका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से हुए विकास के साथ भारतीय परिदृश्य में कृषि, उद्योग, चिकित्सा, अभियांत्रिकी या व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विकास किया है तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। प्रत्येक ही बोल दीजिए, कृषि, उद्योग, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, व्यापार, है ना। तो बचा क्या हुआ है? तो लगभग प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास होने के कारण। तो इन क्षेत्रों में जो तकनीकी शब्दावली प्रयुक्त हुई है, उसको भारत के अंदर लाकर समझने के लिए अनुवाद बहुत आवश्यक हो चुका है। मतलब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो शब्दावलियां प्रयुक्त होती है या जो भाषा प्रयुक्त होती है, उसका भारतीकरण करना। भारतीकरण का मतलब क्या हुआ? ये लिखा हुआ है भारतीकरण ना। भारतीकरण का मतलब क्या हुआ कि भारतीय भाषाओं में लाना। हम हिंदी तो मात्र बोल नहीं सकते क्योंकि भारत में और भी भाषाएं बोली जाती है। इसलिए भारतीकरण करने का मतलब, अगर ये जानकारी दक्षिण में जाती है तो दक्षिण की भाषा, पूर्व में जाती है तो पूर्व की भाषा, पश्चिम में तो पश्चिम, उत्तर में तो उत्तर की भाषा में, उसको हम बोल देंगे भारतीकरण, है ना। तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है, उस भाषा का भारतीकरण करने में अनुवाद की सबसे अहम भूमिका रहती है। और बिना किसी भाषा का भारतीकरण किए बिना हम उस भाषा या उस शब्दावली को नहीं समझ सकते, और अगर नहीं समझ पाते तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत में विकास नहीं हो पाता। और इनका विकास नहीं हो पाता तो संभवतः भारत के जो क्षेत्र 20वीं शताब्दी से पहले जो पिछड़े हुए थे, आज भी पिछड़े हुए रहते, आज भी कोई विकास नहीं कर पाते। तो 20वीं शताब्दी में रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद को सबसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ है। आज रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद सबसे आगे है। रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद सबसे आगे। हर सप्ताह कैसे है देखिए, प्रति लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रति सप्ताह अनुवाद से संबंधित जितने भी पद यहां विज्ञापित होते हैं ना, हर हफ्ते में जितने पद समाचारों में आते हैं ना, उतने और किसी क्षेत्र से संबंध में नहीं आते, किसी और क्षेत्र के संबंध में नहीं आते। तो अनुवाद का आज इतना विज्ञान, इतनी आवश्यकता महसूस होने लगी है कि आज हर एक व्यक्ति को अनुवादक चाहिए, ना। हमको भी चाहिए इस प्लेटफॉर्म के लिए भी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट, अब आप लोगों की कमेंट भी आती है, कुछ स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम से है। तो अब ऐसा अगर हमको एक बंदा मिल जाए जो पूरा कंटेंट जो हमारा हिंदी का होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और दे पाए, तो संभवतः इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए। लेकिन समय के अभाव के कारण अब हम कितना करेंगे यार,
ये सारा कंटेंट हमें लिख करके देना होता है, तब कहीं जाकर के पीपीटी डिजाइन होती है। उसके बाद में इसको डिजाइन करवाना होता है पूरा, इसका पूरा कंटेंट कहाँ कहाँ से लेना है, कहीं गूगल से लेना होता है, कहीं पुस्तक से लेना होता है, कहीं स्वयं निर्मित होता है। सबको मिक्स करने के बाद में आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो समय लगता है इन चीजों में। तो 2-3 लेक्चर में दोस्तों पूरे 15 घंटे निकल जाते हैं। आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो है अनुवाद के क्षेत्र। अनुवाद के क्षेत्र, ठीक है ना। अब अनुवाद के क्षेत्र का मतलब क्या होगा? अनुवाद के क्षेत्र का मतलब क्या होगा? मतलब ये, अभी हमने बात की अनुवाद की आवश्यकता की, कि अनुवाद की आवश्यकता किस किस प्रकार से है, तो ये क्षेत्र वाला भी उसी से संबंधित है। यहां पर लगभग हम 10 क्षेत्रों की बात करेंगे, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह बता दूं आप लोगों को कि ऐसा भारत में तो क्या पूरे विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर अनुवाद की आवश्यकता महसूस ना की गई हो। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जिसमें अनुवाद के महत्व को सिद्ध ना किया जा सके, मतलब कि अनुवाद की आवश्यकता ना हो। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति अर्थात कि गलत नहीं होगा कि आधुनिक युग के जितने भी क्षेत्र है, सबके सब अनुवाद के भी क्षेत्र है। आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद है, अनुवाद की आवश्यकता व्याप्त है। चाहे न्यायालय हो, चाहे फिर वो कार्यालय हो, विज्ञान या प्रौद्योगिकी हो, या शिक्षा हो, या संचार हो, पत्रकारिता हो, या साहित्य संस्कृति, कुछ भी हो, प्रत्येक क्षेत्र में आज अनुवाद की आवश्यकता है ही है। कोई भी अनुवाद की आवश्यकता को इग्नोर अर्थात कि नकार नहीं सकता। क्लियर? आइए कौन कौन से वो 10 पक्ष हैं। 10 में यहां पर 800 हो रहे हैं, एक्चुअल में 800 हो रहे हैं। आगे देखेंगे, शायद स्लाइड से हटा दिए, हो सकता है 2 पक्ष हटा दिए गए हो। तो ये कुछ बिंदु है दोस्तों, इनके माध्यम से हम आपका ये सेशन हम कंप्लीट करेंगे। ये 8 बिंदु, मेरे नॉलेज में 10 बिंदु है, शायद यहां पर आपको 8 दर्शित हो रहे हैं, 8 दिख रहे हैं। आगे देख लेंगे, एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम शॉर्ट तरीके से। यहां पर विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 लाइन देखिए, अब यहां पर ये 2 ढाई लाइन है ना, इसके माध्यम से व्यवहारिक रूप से आप इतना समझ जाएंगे कि इसको कैसे हमें और आगे खींचना है। अगर सेपरेटली आपसे सिर्फ एग्जाम में 5 या 10 नंबर में मात्र क्वेश्चन ये जाता है कि अनुवाद के क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए, तो फिर आपको इनका डिटेल करना होगा। और ये इतना समझाने के बाद में आप पूरा पेज भर पाएंगे। मुझे पूरा इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों पर कि इतना सा समझने के बाद आप आराम से एक पेज भर लेंगे, आप अपनी तरफ से कर जाएंगे इसमें। देखिए, न्यायालय की अगर हम बात करें तो न्यायालय में किस प्रकार से अनुवाद का महत्व है, न्यायालय के क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता क्यों है, आइए समझते इसी में क्या होता है। अदालतों की जो भाषा होती है ना, वो प्रायः अंग्रेजी में होती है। लेकिन यह विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, न्यायालय जैसे कि 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय न्यायालय की। स्थानीय न्यायालय होते हैं। दूसरे होते हैं कहां पर लिखे हैं यार, चलो यहीं लिख देते हैं। दूसरे होते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालय। और तीसरे जो होता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, ध्यान से समझिएगा, जिनको नहीं आइडिया मैं उनको बता रहा हूं। अदालत जो होती है, अदालत को हम न्यायालय बोलते हैं एक्चुअल में। तो जो न्यायालय है ना, 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं हमारे देश में। भारतीय अगर हम बात करें तो भारत में 3 प्रकार के न्यायालय हैं। स्थानीय न्यायालय, जिसे हम जिला न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो स्थानीय या जिला न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद उच्चतम न्यायालय। अब अगर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो शायद समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। स्थानीय न्यायालय को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो प्रत्येक हर जिले में एक कोर्ट होती है। वहीं एक होता है उच्च न्यायालय, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट, जो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है ना। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना आवश्यकता लेकिन नहीं है, वो एक अलग बात है ना। और पूरे देश का एक न्यायालय होगा जिसे हम उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। पूरे देश का एक न्यायालय जो क्या है, दिल्ली में है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सुप्रीम कोर्ट।
तो यहां पर जो आपका स्थानीय न्यायालय अर्थात कि जो जिला न्यायालय होते हैं दोस्तों, इन जिला न्यायालयों में उस क्षेत्र की भाषा चलती है। क्षेत्र की मतलब कि लोकल भाषा चलती है, लोकल भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर हिंदी बोली जा रही है उस क्षेत्र में तो हिंदी का, दक्षिण की बात करें तमिल तो तमिल में, जो भी भाषा होगी उस क्षेत्र की उस भाषा में इसका कामकाज होता है स्थानीय न्यायालयों में। लेकिन उसके बाद जो दो न्यायालय बसते हैं आपके, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसका सारा कामकाज किस भाषा में होता है दोस्तों? वो होता है अंग्रेजी में, वो होता है अंग्रेजी में। क्लियर है? अंग्रेजी में इनका ये कामकाज होता है। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखना। तो देखिए वापस आज अपने कंटेंट पे जाइए। अदालतों की भाषा प्रायः अंग्रेजी में होती है। इसमें मुकदमों के लिए आवश्यक जो कागजात होते हैं वो अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं। तो मुकदमों के जो कागजात होते हैं वो प्रादेशिक भाषा में मतलब स्थानीय भाषा में हो सकते हैं, लेकिन जो पैरवी होती है ना, जो बहस होती है वो अंग्रेजी में ही होती है, विशेष करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का बारी बारी से परस्पर अनुवाद किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में ही डिसीजन आएगा कोर्ट न्यायालय का, अंग्रेजी में ही पूरी प्रोसीडिंग होगी। तो प्रोसीडिंग को अगर समझना है तो उस अंग्रेजी का अनुवाद करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर हिंदी है क्षेत्रीय भाषा तो हिंदी में, कोई अन्य भाषा है तो अन्य भाषा में, है ना। इसी प्रकार से न्यायालय के महत्व को हम किसी भी रूप में ठुकरा नहीं सकते। अब बताइए, अब अगर आप लिखने बैठेंगे ना दोस्तों न्यायालय में अनुवाद की आवश्यकता पर, तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप अब इससे ज्यादा काफी लिख पाएंगे, काफी ज्यादा इसको डिटेल कर पाएंगे। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं सरकारी कार्यालय पर। उससे पहले इसको साफ करना होगा। यहां पर है इरेजर। ओके, सरकारी कार्यालय। तो सरकारी कार्यालय में भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। आजादी से पहले की अगर हम बात करें तो सरकारी कार्यालयों की भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी, है ना। लेकिन आजादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू करते वक्त संविधान में प्रावधान किया गया था कि संविधान लागू होने के 10 साल बाद अंग्रेजी को भारत की राज्य भाषा बना दी जाएगी, भारत की राजभाषा बना दी जाएगी। लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाई, कुछ विरोधों के कारण नहीं बन पाई। लेकिन हिंदी को यह मान्यता मिलने के साथ ही सरकारी कार्यालयों के जो अंग्रेजी दस्तावेज थे उनका हिंदी अनुवाद अब जरूरी हो चुका था, क्योंकि सरकारी कार्यालय तो आजादी से पहले के चले आ रहे हैं और आजादी से पहले सारे कामकाज जितने भी होते थे वो सब अंग्रेजी में होते थे, है ना। तो अब उन पुराने कामकाजों को आगे आने वाली जनरेशन भी अच्छे से समझ पाए, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की थी कि संविधान लागू होने के बाद से ही जो भी प्रोसीडिंग अंग्रेजी में हुई है सबका अनुवाद करना अब चालू कर दीजिए। सरकार और इस कार्य के लिए एक सरकारी विभाग भी बनाया गया अनुवाद करने के लिए, ठीक है ना। और किस भाषा में? हिंदी भाषा में। लेकिन 10 साल बाद, संविधान के लागू होने के 10 साल बाद अर्थात कि 1960 में हिंदी को राजभाषा बन जाना चाहिए था, लेकिन कुछ विरोधों के कारण नहीं बन पाया। वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मामला है। तो यहां पर समझना क्या है कि सरकारी कार्यालयों की जो अंग्रेजी भाषा के जो डॉक्यूमेंट थे उनको समझने के लिए, उनकी प्रोसीडिंग के लिए संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की थी कि इन सभी का अनुवाद हिंदी में हो जाना चाहिए, और इसके लिए एक विभाग भी बनाया गया था स्पेशल अनुवाद करने के लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अगर बात करें तो देश विदेशों में हो रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लेकर के जो रिसर्च हो रही है या जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका सारा लेखन वो लोग अपनी अपनी भाषा में करते हैं, है ना। अगर ब्रिटेन ने कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च की विज्ञान या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो वो अपनी लैंग्वेज में राइट करेंगे, लिखेंगे। वो जो पूरा भी उनकी प्रक्रिया होगी, जो पूरी प्रोसेस होगी वो उनकी भाषा में लिखित होगी। भारत में और भारत के भी जिस कोने में ये रिसर्च हुई होगी वो अपनी भाषा में होगी। तो प्रत्येक राष्ट्र जो भी विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो भी अनुसंधान करते हैं वो अपनी अपनी भाषा में उसको उल्लेखित करते हैं, है ना। तो और अगर विश्व का कोई राष्ट्र उस अनुसंधान को समझना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? अनुवाद एकमात्र सहारा है उस रिसर्च को समझने का, है ना। तो इसके माध्यम से
नई खोजों को आसानी से अभी तक जो है सभी तक, माफ कीजिएगा, सभी तक पहुंचाया जा सकता है ना। जितनी भी नई खोजें, जितनी भी नई न्यू रिसर्च होती है वो एक दूसरे में जो शेयर, मतलब कि एक दूसरे लोग समझ पाते हैं उसको अनुवाद के द्वारा ही। आगे बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के क्षेत्र में तो ये मान लीजिए कि एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो बिना अनुवाद के, शिक्षा के क्षेत्र में, और विशेषकर भारत जैसे देश में जहां पर कई भाषाएं बोली जाती हो, कई भाषाएं बोली जाती हो। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका सबसे ज्यादा दिखाई देती है, सबसे ज्यादा दिखाई देती है। शिक्षा का क्षेत्र अनुवाद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। देश की प्रगति के लिए विश्व साहित्यों का अनुवाद बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि देश विकास करे तो देश के विकास के लिए उस देश की समाज को विकास करना होगा। समाज को विकास करने के लिए उसकी संस्कृति का विकास होना आवश्यक है, उसकी सभ्यता का विकास होना आवश्यक है। और जब हम किसी संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं ना तो सीधे हम टूट पड़ते हैं साहित्य की ओर, कि जो हमारी नजर में जिस राष्ट्र का विकास हमें लगता है कि विश्व का कोई राष्ट्र अपना परम विकास या चरम विकास कर चुका है, अपना पूर्ण विकास कर चुका है, विकसित हो चुका है, तो हमें आवश्यकता महसूस होती है कि हम उस राष्ट्र का साहित्य का अध्ययन करें कि किस प्रकार की उसने संस्कृति को एडॉप्ट किया जिससे वो इतनी जल्दी विकास कर गया। तो उस राष्ट्र के साहित्य का अनुवाद हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। जब उसका अनुवाद होगा तभी तो हम लोग पढ़ पाएंगे ना। तो आधुनिक अर्थात कि वर्तमान समय में विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक, गणित, इन सब विषय की जो पाठ्य सामग्री होती है वो खास करके अंग्रेजी में प्राप्त होती है। हिंदी प्रदेशों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में भारत में जो अन्य भाषाएं बोली जा रही है उन भाषाओं में भी उस पुस्तकों का जो है ट्रांसलेशन अर्थात कि अनुवाद होना प्रारंभ हो चुका है। क्लियर? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुवाद की बहुत आवश्यकता है। संचार की बात करें तो संचार के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन ये सब आते हैं। ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं और हर भाषा प्रदेश में इनका प्रचार बढ़ता जा रहा है। आकाशवाणी या दूरदर्शन की बात अगर हम करें तो भारत की सभी प्रमुख जो भाषाएं होती है उन सभी भाषाओं में आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने समाचार प्रसारित करते हैं। इनमें से प्रतिदिन 22 भाषाओं में खबरें प्रसारित होती है। इनकी तैयारी अनुवादकों के द्वारा ही की जाती है ना भाई। जो आकाशवाणी, दूरदर्शन ये तो पूरे भारत में चलते हैं। अब पूरे भारत में बताया ना कि अलग अलग भाषाओं में लगभग जितनी भी मौखिक भाषा है, जो खास भाषा है, सभी भाषाओं में ये समाचार प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो ऐसे प्रतिदिन कम से कम 22 भाषाओं में ये खबरें प्रसारित होती है। साहित्य की बात करते हैं वापस से, देखिए साहित्य वाला पॉइंट आपको वहां भी देखने को मिला था आवश्यकता वाले में, और आपको यहाँ पर भी क्षेत्र के रूप में भी देखने को मिला है। तो साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो चुका है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य की जानकारी पाठक अनुवाद के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय साहित्य की परिकल्पना अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाई है। विश्व साहित्य का परिचय भी हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं या प्राप्त कर पाते हैं। तो विश्व साहित्य का परिचय, विश्व साहित्य को जानना है तो हम अनुवाद के बिना नहीं जान सकते। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद के कार्य ने साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन को भी आसान बना दिया है। विश्व की समृद्ध भाषाओं के साहित्यों का अनुवाद आज हमारे लिए कितना जरूरी है ये कहने या समझने की आवश्यकता नहीं है। अगला अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद की आवश्यकता वाला पॉइंट यहां पर ये लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद, जब अलग अलग देश के प्रतिनिधि आते हैं, एक दूसरे देश में विजिट करने आते हैं, तो उनके बीच में जो संवाद होता है वो संभवतः अगर अनुवादक उनके बीच में नहीं होगा तो वो संवाद ही नहीं कर पाएंगे, उनकी चर्चा ही नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए कहा गया है कि मौखिक अनुवादक जो हाथों हाथ, हैंड टू हैंड, है ना, बोल करके उसका अनुवाद करके देता है, तुरंत देता है करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और शांति को बरकरार रखने की दृष्टि से भी अनुवाद की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। क्लियर?
अगला है संस्कृति। संस्कृति, हाँ दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है, 8 पॉइंटों पर ही यहाँ पर चर्चा होनी थी, ठीक है ना। 2 पॉइंट ही रिमूव कर दिए गए यहाँ पर, किसी कारणवश किए होंगे या इसके संख्या को देखते हुए क्या होगा। संस्कृति, तो अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु कहा गया है, सांस्कृतिक सेतु कहा गया है। हाँ बिल्कुल, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को समझना चाहती है तो अनुवाद के माध्यम से ही समझ सकती है, इसीलिए अनुवाद जो है सांस्कृतिक एक सेतु बन चुका है, पुल बन चुका है ना। तो मानव को एक दूसरे के निकट लाने में, मानव जीवन को अधिक सुखी बनाने में और संपन्न बनाने में अनुवाद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाषाओं की अनेकता मनुष्य को सिर्फ अलग ही नहीं करती बल्कि उस मनुष्य को कमजोर भी करती है और ज्ञान की दृष्टि से गरीब भी बना देती है। विश्व बंधुत्व की स्थापना हो या राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखना हो, दोनों ही दृष्टि से अनुवाद एक तरह से सांस्कृतिक सेतु की भूमिका निभाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति के अंतर्गत भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनुवाद की परम आवश्यकता महसूस की जा रही है। क्लियर। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का सेशन ये होता है कंप्लीट, जिसमें हमने आवश्यकता और क्षेत्र पर विशेष रूप से डिस्कशन किया है। इसके तुरंत बाद जो सेशन आएगा उसमें हम बात करेंगे 3 कंटेंटों की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कार्य, उसके बाद देखेंगे अनुवाद के गुण और उसके बाद देखेंगे अनुवाद की संभावनाएं। क्लियर है। गुण ही दोस्तों इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। क्लियर है, गुण ही विशेषताएं हो जाएंगी। लेक्चर नंबर 4 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। अच्छा, जाने से पहले उन सभी दोस्तों को बता दूं जो वेट कर रहे हैं कि सर कैसे व्हाट्सएप पर और कैसे टेलीग्राम पर या कैसे आपके साथ में, आपके लेक्चरों के साथ और आपके पीडीएफ के नोट्स के साथ में कैसे स्टडी कर सकते हैं व्यवस्थित रूप से। तो इसके लिए आप अगर स्टडी चाहते हैं व्यवस्थित रूप से, प्रतिदिन आप हमारी क्लासेस चाहते हैं निरंतर रूप से और परमानेंट तरीके से अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं दोस्तों, इस पर अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अपनी कक्षा के अनुसार अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम नेक्स्ट डे से, मंडे से आपको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। उसी प्रकार से टेलीग्राम पर भी आप टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम पर वहां सर्च करेंगे आप लोधा जी क्लासेस नाम से, तो वहां पर भी आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर आपको ये लोगो देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और उस लोगो वाले ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। तो वहां पर भी आपको पर डे लेक्चर प्रोवाइड हम करते हैं, है ना। लेकिन बस वहां पर ये है कि वहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के सभी स्टूडेंट शामिल है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग बनाया गया है, बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग है, सेकंड ईयर के अलग और थर्ड ईयर के लिए अलग अलग, ठीक है ना। इन सब के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या कहें कि ट्विटर पर भी आप हमें मतलब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहें सेशन में। अभी तक आप लोगों का रिस्पॉन्स अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जागने लगा है, अब संभवतः नहीं पता क्यों जाग रहा आप लोगों का इंटरेस्ट, हो सकता है एग्जाम नजदीक आ रहे हैं इसलिए, लेकिन पढ़ना पूरी ईमानदारी से ही चाहिए और जिस प्रकार का इंटरेस्ट आपका भी बना हुआ है इसी प्रकार बनाए रखेंगे। तो मैं भी दोस्तों अभी आपको 2 क्लासेस पर डे मिल पा रही है, लेकिन मैं 1-2 दिन में ही प्रयास पूरा करूंगा कि आपको कम से कम 3 सेशन आपको रोजाना मिलते रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप वालों को मैं स्पष्ट बता दूं, मैं आप लोगों को पर डे 4 सेशन में आपको रिकॉर्डेड क्लास के प्रोवाइड करने वाला हूं और 1 सेशन आपको लाइव सेशन प्रोवाइड करने वाला हूं ग्रुप पर, है ना। तो ग्रुप में बने रहें और जो सेशन में आपको प्रोवाइड करूं अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसकी तैयारी करते रहें। एक भी दिन कोई भी सेशन स्किप ना करें, प्रॉपर तरीके से आप लोग देखें। देखिए यार, सेशन में बनाता भी हूं, पढ़ाता हूं, अपलोड करता हूं, सारी चीजें करने के बाद भी आप लोगों के लिए ग्रुप हैंडल करता हूं मैं। आपको क्या लगता है, आप ये सोचिए कि आपके पास जो मोबाइल है, जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर 10 से, मतलब ये मान लीजिए 10 तो बहुत कम बोल दिए मैंने, 15 से 20 हजार रोज मैसेज आते हो, 15 से 20 हजार रोज मैसेज आते हो, और वो मैसेज करने वाले आपसे ये उम्मीद रखे कि आप तुरंत उनको रिप्लाई करो, तो आपको कैसा महसूस होगा। उसी तरीके से चैनल पर, जो यूट्यूब चैनल है, इस पर कम से कम 10,000 पर डे कमेंट देखने को मिल जाते और उसका भी रिप्लाई करने की उम्मीद करते हैं स्टूडेंट। तो आप कैसा महसूस करेंगे, सोचिए। आपको लगता है कि आप व्हाट्सएप पर भी उनको हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दें,
इंस्टा जो टेलीग्राम है इस पर भी एंड टू एंड रिप्लाई कर दे, और यूट्यूब की कमेंट का भी एंड टू एंड रिप्लाई कर दे, और उसके बाद आप ये पीपीटी बना करके लेकर के आप यहाँ क्लासेस भी ले ले। क्या इतना संभव हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, है ना? इसलिए थोड़ा सा अगर व्हाट्सएप पे आपने कमेंट किया है, मैसेज किया है, तो प्लीज वेट करना सीखिए, है ना? थोड़ा वेट कीजिए, रिप्लाई मिलेगा, पर मैं अपने समय के अनुसार मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।